योजनाओं के द्वारा नकदी फसलों, सब्जी उत्पादन, बेमौसमी फसलों को पहुंची छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाता रहा है, परंतु अभी तक किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में के समग्र विकास के लिए मैं क्षेत्र आधारित एकीकृत एवं समग्र कृषि विकास योजना हिमउन्नति को शुरू करने की घोषणा करता हूं। यह योजना क्लस्टर अप्रोच के आधार पर चलाई जाएगी, जिसमें प्रथम चरण में पूरे प्रदेश में क्लस्टर चिन्हित किए जाएंगे। इस नई योजना के अंतर्गत प्रत्येक क्लस्टर में स्थानीय जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियों जैसे मुद्दों के प्रकार इत्यादि के आधार पर कम से कम 40 बीघा भूमि शामिल की जाएगी। लाभार्थी परिवारों की आमदनी बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण आधारित कार्य योजना तैयार की जाएगी। कृषि और पशुपालन विभाग की सभी वर्तमान योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा तथा इस कार्य योजना से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में क्षेत्र विशेष की क्षमता के अनुरूप दूध उत्पादन, दालों, मोटे अनाजों, सब्जियां, फलों, फूलों, नकदी फसलों के क्लस्टर और प्राकृतिक कृषि के अलग क्लस्टर बनाए जाएंगे। जायका चरण 2 के सभी सब प्रोजेक्ट भी हिमउन्नति से जोड़े जाएंगे। प्रथम चरण में मैं वर्ष 2023-24 में हिमउन्नति के लिए 150 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा के लिए किसानों को जालीदार बाड़ लगाने के लिए भी उपदान दिया जाएगा। जितने भी किसान हैं, सोलर फेंसिंग थी, पर लेकिन जो जालीदार से है, जो नील गाय है निचले क्षेत्रों में, इसमें बड़ा नुकसान होता था, तो हमने उस योजना में ये जालीदार बाड़ लगाने की योजना को भी शामिल किया है। अध्यक्ष महोदय, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर पर 50% उपदान दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि, पशुपालन, बागवानी तथा मत्स्य क्षेत्र में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से किसानों, एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स, एफआईजीज को वित्तीय संस्थानों, बैंकों के माध्यम से जो भी ये हमारे स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने से किसानों के जो एफपीओज बनेंगे, 2% की दर से ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में दूध आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए हमने अपने घोषणा पत्र में, एक गारंटी में ये भी कहा है, प्रदेश में दूध आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए मैं हिमगंगा नाम से महत्वाकांक्षी योजना आरंभ करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के तहत पशुपालकों को दूध की ट्रू कॉस्ट बेस्ड कीमत दिलाई जाएगी और दूध प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाया जाएगा। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दूध उत्पादकों को दूध की कीमतों में क्षेत्रीय तथा मौसमी उतार चढ़ाव से बचाया जाए और विशेष रूप से गरीब वर्ग के लिए दूध उत्पादकों को दूध की उचित कीमत दिलाई जाए। हिमगंगा योजना के लिए मैं 500 करोड़ रुपए की राशि व्यय करने का प्रस्ताव करता हूं। प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के किसानों, पशुपालकों को जोड़कर पायलट आधार पर शुरू की जाएगी। इसके परिणाम के आधार पर इसका विस्तार प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा। जहां पशु होते हैं, कृषि वहीं संभव होती है, तो हमने इस योजना को किसान के साथ जोड़कर, क्योंकि गाय पालने का काम किसान ही करता है, जोड़कर 500 करोड़ रुपए का इस वर्ष प्रावधान किया है। पहले हम जो डेयरी प्रोडक्ट्स की टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड क्लास, उसको विकसित करेंगे। प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि हेतु आवश्यकता अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी सभाओं का गठन किया जाएगा। इन सहकारी सभाओं के माध्यम से दूध व उत्पादों का प्रभावी तरीके से विपणन सुनिश्चित किया जाएगा। हिमगंगा योजना को सफल बनाने के लिए प्रदेश में नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे तथा वर्तमान में स्थापित प्लांट अपग्रेड किए जाएंगे। सभी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा।
तो ये हम सब चीजें अब ये कर रहे हैं। और पानी पी लेते थोड़ा सा सर। ये 500 करोड़ रुपए उसी के लिए है जो आपकी सोच है ना, उसी के लिए। एक घंटा हो गया तो कुछ मैं आपको सुना भी देता हूं। नहीं, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको ना बड़ा खुशी अंदर से बहुत हो रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं कुछ मिला आसानी से, मगर मेहनत करने पर भी वक्त तो लगता है। यूं तो खूब घिरे होते हैं बादल आकाश में, पर बारिश के गिरने में भी तो वक्त लगता है। देखने में तो सब दिल को भा जाते हैं, पर दिल में उतरने में उन्हें भी वक्त तो लगता है। वक्त तो गुजर जाता है यूं ही वैसे तो, वक्त तो गुजर जाता है यूं ही वैसे तो, पर कभी वक्त गुजारने में भी वक्त तो लगता है। वक्त तो बहुत है हम सबके पास, मगर हल को समझने में वक्त तो लगता है। तो ये हर को पड़ेगा। यूं तो बहुत है जीने की राह, मगर यूं तो बहुत है जीने की राह, मगर मंजिल तक पहुंचने में वक्त तो लगता है। ये विक्रम जी आपके लिए। ये सब फाइनेंस मिनिस्टर शायर ही होते हैं, वो सामने वालों से पूछिए। चिन्हित पशु हॉस्पिटल्स में बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसी क्रम में 2023-24 में प्रदेश के 44 मोबाइल बैंक्स के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवा आरंभ की जाएगी। कांग्रेस सरकार द्वारा 2000 शुरू में की गई दालों व खाद्यान्न तेलों पर दी जा रही अनुदान राशि पर हमारी सरकार आगामी वर्ष में 265 करोड़ रुपया खर्च करेगी। नागरिक आपूर्ति निगम आगामी सीजन में गेहूं की खरीद करेगा। गेहूं खरीद का लक्ष्य 30,000 मीट्रिक टन रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में बागवानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जागरूक और प्रतिबद्ध है। इसके लिए नई बागवानी नीति लाई जाएगी। अभी बागवानी की कोई नीति नहीं है और जगत सिंह नेगी जी ने जब इस पर चर्चा की कि हमें नई बागवानी नीति लानी चाहिए, जगत सिंह नेगी जी और जो बागवान है यहाँ रोहित ठाकुर जी, हमने एक ऐसी नीति बरागटा जी नंदलाल से बैठकर ला रहे हैं जिससे बागवानों का हित होगा। बागवान आड़तियों के जाल से, शिकंजे से छुटकारा उनको मिलेगा। हमारी सरकार 1292 करोड़ रुपए की लागत से आगामी 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना के अंतर्गत 7 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन एवं ऊना के 28 विकास खंडों में 6000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 2 चरणों में बागवानी का विकास करेगी। इसके अंतर्गत 15,000 से अधिक बागवान परिवार लाभान्वित होंगे। परियोजना के अंतर्गत किसानों की निजी भूमि पर एक फसल एक क्लस्टर अप्रोच में संतरा, अमरूद, अनार, लीची, प्लम, पीकन, नट, परसिमन और आम आदि फलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। परियोजना में 1 करोड़ पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य है। परियोजना के तहत वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम किया जाएगा। बागवानों के उत्पाद की एचपीएमसी द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से एचपीएमसी के सीए स्टोर्स की बुकिंग के लिए भी सुविधा प्रदान की जाएगी। बागवान घर बैठे एचपीएमसी को बेचे जाने उत्पाद का प्रबंधन कर सकेंगे। व्यवस्था के अंतर्गत बागवान एचपीएमसी द्वारा बेचे जाने वाले
उपकरणों एवं अन्य सामग्री की बुकिंग भी करवा सकेंगे। राज्य के किसान बागवानों के फलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु फल क्लस्टर हब विकसित किए जाएंगे, जिनमें हाई डेंसिटी प्लांटेशन एंड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इत्यादि के माध्यम से ड्रैगन फ्रूट, ब्लूबेरी, एवोकाडो आदि नई फसलों की शुरुआत की जाएगी। उद्यान विभाग द्वारा विभिन्न राज्य प्रायोजित योजनाओं में दक्षता लाने के लिए इनका विलय कर इन्हें अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। ये नए फ्रूट लाना भी व्यवस्था परिवर्तन ही है। अब उन चीजों से हमें आगे बढ़ना है। एफपीओ के सहयोग से ग्रेडिंग, पैकिंग हाउस, सीए व कोल्ड स्टोर, सीए स्टोर जो कोल्ड स्टोर है, भाभानगर, किन्नौर, संदासू, चिड़गांव, अणु, जुब्बल, चौपाल, शिमला, जावली, सोलन, सुंदरनगर, मंडी, दत्तनगर, रामपुर, विशार व खड़ा पत्थर शिमले में सीए स्टोर स्थापित किए जाएंगे और इसी वर्ष ये स्थापित किए जाएंगे। एफपीओ का गठन किया जाएगा, जिससे बागवानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जिसके धौन से आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके लिए फिश फार्मिंग को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से प्रदेश में बैकयार्ड फिश फार्मिंग, केज कल्चर, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम तथा अन्य नई तकनीकों के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। निजी क्षेत्र में 20 हेक्टेयर नए मत्स्य पालन तालाबों का निर्माण किया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मैं मछली पालन के लिए तालाब निर्माण हेतु, अगर मछली पालन के लिए रणधीर जी जहां भी नदियां हैं, पानी है और जहां भी पानी बहता है, जहां पानी की सुविधा हो जाएगी, अगर एक तालाब बनाने पर अगर 1 करोड़ रुपया खर्चा आता है तो हमारी सरकार 80 लाख रुपए की सब्सिडी मछली उत्पादक वालों को देगी। 80% उपदान देने की घोषणा करता हूं। 2 करोड़ आता तो 1,60,000 देगी। ये उन क्षेत्रों के लिए है जहां से कुल्लू से नदी बहती है, मंडी के साथ नदी बहती है। कोई युवा बेरोजगार अपनी एक योजना शुरू करना चाहता है मछली पालन से संबंधित, तो वो कांगड़ा के जो हमारे पौंग के साथ लगते हुए इलाके हैं, वहां अगर कोई मछली पालन के क्षेत्र में आगे लाना चाहता है और 1 करोड़ का अपना तालाब बनाता है, तो उसका खर्चा सिर्फ 20 लाख होगा, 80 लाख सरकार वहन करेगी। ये हमारी व्यवस्था परिवर्तन है। मत्स्य पालन, क्योंकि मछली इसलिए इसका सर्वे करवाया गया है। हिमाचल प्रदेश में अधिक मछली हो सकती है क्योंकि पानी की उपलब्धता ज्यादा है। ये रणधीर जी समझते हैं, जो उस कोने में नदी के किनारे रहते हैं ना, वो सब समझते हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए 100 नई ट्राउट इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। ये नई दिशा में नए बढ़ते हुए कदम है। लघु बायोफ्लॉक मत्स्य पालन इकाइयों, 2 ट्राउट हैचरीज, 3 मछली फीड मिले और 1 बर्फ संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में मछली पालन से जुड़े किसानों एवं अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधा के लिए कार्प फार्म गगरेट, उन्ना में 5 करोड़ की लागत से एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस केंद्र के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 600 मछुआरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले नदीय मछलियों पर आश्रित मछुआरों को 1000 फेंकवा जाल, कास्ट नेट उपदान पर आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश में लगभग 12,000 परिवार विभिन्न जलाशय, नदियों एवं तालाब इत्यादि में मछली पकड़ने व पालने का कार्य करते हैं। इस क्षेत्र में युवा वर्ग के लिए स्वरोजगार उत्पन्न करने की बहुत संभावनाएं है। 2023-24 में 500 युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पिछली सरकार द्वारा नवगठित पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत घर बनाए गए। इसके लिए 2023-24 में 10 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाए जाएंगे। हमारी सरकार ग्राम पंचायतों के सुचारू कामकाज के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी वर्ष में
210 पंचायत सचिव व तकनीकी सहायकों के 164 पद पर एक फिक्स्ड अमाउंट पर भरे जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कांग्रेस की केंद्र द्वारा शुरू की गई ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित रोजगार देने के लिए सफल और लोकप्रिय योजना है। मनरेगा 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इसकी खूब निंदा की थी। कोविड महामारी में इसी योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से रोजगार उपलब्ध करवाया गया था। मैं प्रदेश के सभी क्षेत्रों में वर्तमान में मिल रही मनरेगा दिहाड़ी को 212 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए करने की घोषणा करता हूं। इसी तरह जनजातीय क्षेत्रों में मिलने वाली दिहाड़ी को 266 रुपए से बढ़ाकर 294 रुपए किया जाएगा। इसमें लगभग 9 लाख मनरेगा मजदूर, जिसमें लगभग 65% महिलाएं हैं, को बढ़ी हुई दिहाड़ी का लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई दिहाड़ी पर होने वाला लगभग 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये जो हमारे घोषणा पत्र में है ना, जो आप कह रहे हैं, उसी दृष्टि में प्रथम चरण में ये पहला कदम है। हम 5 वर्ष के लिए आए हैं, ये पहले बजट के लिए नहीं आए। उस समय तक हम पहुंचेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं। ये हालत बदल जाएंगे, तरक्की का तराना भी बदल जाएगा। ये हालत बदल जाएंगे, तरक्की का तराना भी बदल जाएगा। देखते रहो, वक्त के साथ जमाना भी बदल जाएगा। देखते जाइए आगे। अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी आ रहा है आगे। हुई आपकी दर्द भी मैं समझ रहा हूं, आ रहा है आगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों के निरीक्षण के लिए एक सहायक की सेवाएं ली जाएगी। इससे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और लगभग 25 से 30 हजार व्यक्ति लाभान्वित होंगे। सभी विभागों की योजनाओं में समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि मनरेगा और अन्य योजनाओं का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे। प्रदेश के 26 विकास खंडों में 132 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे। इन केंद्रों को स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित किया जाएगा और इनके द्वारा खेती के उपकरणों को किराए पर दिया जाएगा। प्रदेश में 50 हीरा आदर्श दुकानें स्थापित की जाएगी। ये दुकानें प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करेगी। प्रदेश में इन समूहों की सुविधा के लिए आजीविका भवनों का प्रावधान किया जाएगा। मैं छोटे दुकानदार व्यापारियों को 50,000 रुपए तक के ऋण पर लगने वाले ब्याज का 50% सब्सिडी देने के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना आरंभ करने की घोषणा करता हूं। पात्र लाभार्थियों में दर्जी, नाई, चाय वाले, रेड़ी फड़ी वाले, किराना इत्यादि सम्मिलित होंगे। वित्तीय संस्थानों की सहायता से चलने वाली इस योजना के अंतर्गत लगभग 75,000 दुकानदारों को इसका लाभ मिलेगा। अभी उनको 9% ब्याज मिलता है, हम उनको 4% ब्याज देंगे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण गौशालाओं की आय बढ़ाने के लिए पायलट आधार पर सभी जिलों में 4 गोवर्धन संयंत्र संचालित किए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक ब्लॉक में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की जाएगी। हर जिले में स्वच्छ भारत मिशन और CSR फंड का उपयोग करके
एक ग्राम पंचायत को मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा और इस मॉडल को अन्य ग्राम पंचायत में दोहराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कुल 1800 अमृत सरोवर प्रस्तावित है, जिनमें से लगभग 760 का निर्माण पूरा कर लिया गया है। शेष बचे अमृत सरोवर 15 अगस्त 2023 तक तैयार कर लिए जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की मैं सहर्ष निमन घोषणा करता हूं। अध्यक्ष, जिला परिषद को 5000 बढ़ोतरी के साथ 20,000 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष, जिला परिषद को 5000 बढ़ोतरी के साथ 15,000 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य, जिला परिषद को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 6500 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। अध्यक्ष, पंचायत समिति को 500 रुपया बढ़ोतरी के साथ 9500 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष, पंचायत समिति को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 7,000 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य, पंचायत समिति को 500 रुपया बढ़ोतरी के साथ 6,000 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। पंचायत ग्राम पंचायत प्रधान ग्राम पंचायत को 500 रुपया बढ़ोतरी के साथ 6,000 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। उप प्रधान ग्राम पंचायत को 500 रुपया बढ़ोतरी के साथ 400 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य 4,000 रुपया। सदस्य ग्राम पंचायत को 200 रुपया बढ़ोतरी के साथ 500 रुपया प्रति ग्राम पंचायत बैठक हेतु मानदेय मिलेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के लिए कुल 1,916 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, विभिन्न यूटिलिटी लाइनें जैसे बिजली की तारें, दूरसंचार तारें, ओएफसी इत्यादि को एक कॉमन यूटिलिटी डक्ट में बिछाने के लिए नीति लाई जाएगी। इस नीति के तहत सेवादाताओं को इन तारों को बिछाने और उनके रखरखाव के लिए सरकार द्वारा अनुमति दी जाएगी, जिसमें बार-बार सड़क की खुदाई करने की आवश्यकता से निजात मिलेगी। पायलट आधार पर शिमला शहर में इस डक्ट का निर्माण किया जाएगा। जो शिमला शहर में तारे बिजली की है, पानी की पड़ी रहती है, उसके लिए किया जाएगा, जिस पर प्रथम चरण में 25 करोड़ रुपया व्यय किए जाएंगे। मैं स्थानीय नगर निकायों के प्रतिनिधियों को प्रति माह दिए जाने वाले मानदेय को निम्न प्रकार से बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूं। महापौर नगर निगम को 5,000 बढ़ोतरी के साथ, जो हमारे 4 नगर निगम है, धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और शिमला में 5,000 बढ़ोतरी के साथ 20,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा करता हूं। उप महापौर नगर, ये थोड़े से नीचे को हो गए ना ठाकुर साहब, थोड़े ऊपर नजर आते तो एकदम याद आना दिन भर आराम कर रहे हैं। उप महापौर नगर निगम को 5,000 बढ़ोतरी के साथ 15,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। काउंसलर नगर निगम को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 7,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। अध्यक्ष नगर परिषद को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 8500 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष नगर परिषद को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 7,000 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। पार्षद नगर परिषद को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 3500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। प्रधान नगर पंचायत को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 7,000 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। उप प्रधान नगर पंचायत को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5500 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य नगर पंचायत को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 3500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। शहरों में सैनिटरी वेस्ट की विकराल समस्या पैदा हो रही है। शहरी स्थानीय निकायों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से सैनिटरी इंसिनरेटर स्थापित किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में पार्किंग की विकराल समस्या को देखते हुए शहरी स्थानीय निकायों में लगभग 1,000 पार्किंग क्षमता के स्थल विकसित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त बड़े पार्किंग स्थलों का निर्माण पीपीपी मॉडल में किया जाएगा। शहरी निकायों में ऑनलाइन संपत्ति कर भुगतान प्रणाली शुरू की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, 75 साल में हमने कोई नया शहर नहीं बनाया। हमारी सरकार कृत संकल्प है।
पिछली सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे सुधीर शर्मा जी, ने प्रयास किया था, तो आप यूडी मिनिस्टर थे सुधीर जी ने। हम उस दिशा में सुधीर जी की योजना को आगे बढ़ाते हुए जाठिया देवी शिमला में भारत सरकार के सहयोग से हिमुडा द्वारा नया शहर स्थापित करने का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए 1373 करोड़ रुपए की डीपीआर को प्रेषित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, डीपीआर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023-24 में 250 आयुष वेलनेस केंद्र संचालित किए जाएंगे, जिनमें विभिन्न प्रकार के उपचार पैकेजेस के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, शिक्षा और वन विभाग के साथ मिलकर 500 नई हर्बल वाटिकाएं भी स्थापित की जाएगी। राष्ट्रीय आयुष मिशन में औषधीय पौधों के क्लस्टर बनाकर इनकी खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जल शक्ति, प्रदेश में वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से भूजल स्रोतों तथा अन्य जल स्रोतों के रिवाइवल की अपार संभावना है। खड्डों पर छोटे छोटे चेक डैम बनाकर न केवल पानी को रोका जा सकता है, बल्कि इकट्ठा किए गए पानी के हिसाब से भूजल के स्तर में वृद्धि भी की जा सकती है। प्राकृतिक रूप से विद्यमान विशाल खड्डों को भी जल संग्रहण ताल के रूप में विकसित किया जा सकता है। हमारी सरकार प्रदेश की विभिन्न खड्डों तथा चिन्हित प्राकृतिक गड्ढों में जल संग्रहण के माध्यम से भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगी। सभी पेयजल एवं सिंचाई परियोजना के जल स्रोतों के लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में जिन भी योजनाओं का प्राक्कलन तैयार किया जाए, उसमें सोर्स सस्टेनेबिलिटी के लिए कुल परियोजना लागत का 10% प्रावधान किया जाएगा। हमारी सरकार जल संसाधनों के सतत उपयोग के लिए वाटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट बिल लाने की दिशा में समुचित पग उठाएगी। पेयजल योजनाओं को सेवा का स्तर सुधारने के लिए चरणबद्ध तरीके से 24x जल आपूर्ति उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया जाएगा। प्रथम चरण में पायलट आधार पर नदी/डैम के साथ लगती कुछ नगर पंचायतों, नगर परिषदों में भी पेयजल योजनाओं को 24x जल आपूर्ति योजनाओं में अपग्रेड किया जाएगा। यानी कि जो पानी के साथ लगते हुए शहर या गांव है, वहाँ 24x7 पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। ये व्यवस्था परिवर्तन है। पहली बार इस तरफ सोच गई, नहीं तो 4 घंटे पानी और 4 घंटे बाद में पानी। अध्यक्ष महोदय, प्रदेशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्मल पानी, पीने का पानी उपलब्ध करवाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जहां पर पर्कुलेशन वेल, स्प्रिंग बेस्ड पेयजल योजना में कंटेमिनेशन की संभावना है, वहां फिल्टर यूनिट स्थापित किए जाएंगे। नवीनतम, अभी तक आप ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा पानी को साफ करते, अभी तक आपकी सरकार के समय हमने उसमें कुछ बदलाव लाया। और भविष्य की जो योजनाएं हैं, जितनी वाटर वॉर्न डिजीज है, पेट में जो गड़बड़ी की डिजीज है, वो सारी इसी पानी से होती है, ब्लीचिंग पाउडर डाल के। हमने इसमें बदलाव लाया, व्यवस्था परिवर्तन की। वहां पर फिल्टर यूनिट स्थापित किए जाएंगे। नवीनतम तकनीक जो वर्ल्ड क्लास तकनीक है, जैसे कि यूवी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ओजोनाइजेशन इत्यादि की आवश्यकता अनुसार चरणबद्ध तरीके से उपयोग में लाया जाएगा। जल उपचार में ब्लीचिंग पाउडर के स्थान पर गैस बेस्ड क्लोरीनेशन सिस्टम व सोडियम हाइपोक्लोरिक सिस्टम का यथासंभव उपयोग किया जाएगा। इसके लिए 2023-24 में 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब पानी को ब्लीचिंग पाउडर नहीं, चुनने की स्मेल आती है, कई बार खाने में आप कहीं देखते होंगे पानी में स्मेल आती है। प्रदेश के 5 शहरों मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग में स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मनाली व पालमपुर में पेयजल आपूर्ति का सुधार भी किया जाएगा। फ्रांस के डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से इस परियोजना पर लगभग 817 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। जल परीक्षण हेतु उपभोक्ताओं को प्रेरित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम जल स्वच्छता समिति से प्रशिक्षित महिलाओं को कम से कम 50 जल नमूनों के परीक्षण
वह परिणाम अपलोड करने के लिए 3300 रुपया प्रति ग्राम पंचायत प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। विभिन्न टेंडर कार्यों में आर्बिट्रेशन विवाद के कारण न केवल कार्यों को पूरा करने में देरी होती थी, बल्कि सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ता था। इन परिस्थितियों से बचने के लिए मैं घोषणा करता हूं कि आगामी वित्तीय वर्ष में अनुमत धाराओं से आर्बिट्रेशन क्लोज को पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा। मैं जल शक्ति विभाग में पेयजल, सिंचाई तथा सीवरेज स्कीमों के रखरखाव एवं परिचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5000 पद भरने की घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 2023-24 में राज्य की सड़कों की लंबाई को बढ़ाकर 41,000 किलोमीटर से अधिक करने का लक्ष्य रखा है। 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 व 2 के अंतर्गत निम्न कार्य संपन्न किए जाएंगे। 150 किलोमीटर नई कनेक्टिविटी, 650 किलोमीटर उन्नयन कार्य, 200 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज, 9 पुलों का निर्माण, 20 बस्तियों को सड़क से जोड़ना। सरकार द्वारा PMGSY 3 के अंतर्गत सभी ब्लॉकों को GIS सर्वेक्षण के बाद 422 करोड़ रुपए की लागत से 440 किलोमीटर लंबी 45 सड़कों के प्रस्तावों पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त की गई है। 2685 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए फेज वाइज DPR भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेज दी गई है। 2023-24 में PMGSY 3 के अंतर्गत 300 किलोमीटर सड़कों को उन्नत करने का लक्ष्य रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार 178 किलोमीटर लंबाई के निम्न 5 राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों को 2 लेन से 4 लेन अपग्रेड करने के लिए 4700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज रही है। 899 करोड़ रुपए की लागत से बीडू से लठियानी के रोड को बनाया जाएगा। 600 करोड़ रुपए की लागत से नालागढ़ से स्वारगढ़ को 2 लेन को 4 लेन किया जाएगा। 1200 करोड़ रुपए की लागत से कालाम से पोंटा साहब से देहरादून को 2 लेन को 4 लेन किया जाएगा। 1500 करोड़ की लागत से मुबारकपुर से रानीताल, से ऊना और पंजाब बॉर्डर से नदौन को 4 लेन किया जाएगा। 500 करोड़ रुपए की लागत से हमारे पूर्व के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सत्ती जी है, उनके क्षेत्र का भी हमने ख्याल रखा है। लागत से ऊना में बाईपास का निर्माण किया जाएगा। आगामी वर्ष में नवाड़ के अंतर्गत 205 किलोमीटर नई सड़कें, 305 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज, 425 किलोमीटर पक्की सड़कों और 27 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि CRF से वित्त पोषण के लिए भारत सरकार को 500 करोड़ रुपए की 5 सड़कें पुल परियोजनाएं भेजी गई है। मेरी सरकार इन सभी योजनाओं को स्वीकृत करने हेतु निरंतर प्रयासरत रहेगी। इसके अलावा हमने जो शिमला से मटौर का 2 लेन और 4 लेन था, उसमें कई जगह 2 लेन कर दिया था और कई जगह 4 लेन कर दिया था। गनाटी से शिमला का पैकेज 5 को 2 लेन कर दिया था और भंगवार से रानीताल वाले को 2 लेन कर दिया गया था। हमीरपुर से केलवी तक 2 लेन कर दिया गया था। हमने भारत सरकार से जब ये मुद्दा उठाया, हम इसको शिमला से मटौर को 4 लेन करने की स्वीकृति मांगी है और इन प्रिंसिपल हमको वो अप्रूवल मिल गई है। क्योंकि पहाड़ जब है एक बार कटता है, अब बार बार आप पहाड़ काटोगे तो एक ही बार के लिए 50 साल के लिए सड़क बनेगी। इसी तरह पठानकोट मंडी वाले मार्ग में भी 2 लेन था। आप एक कई जगह 4 लेन कर रहे थे, कई जगह 2 लेन कर रहे थे। हमने उस दृष्टिकोण से भी भारत सरकार के साथ ये मामला उठाया और भारत सरकार के हमारे जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने इसमें इन प्रिंसिपल हमको अप्रूवल दे दी है और अब मैं चाहूंगा उसको आप जल्दी से जल्दी आप भी अप्रूव करवाने में। तो आप समझते हैं ना, इन पर नहीं थे बेचारे मेहरबान, जयराम जी पर नहीं हुए मेहरबान बेचारे, इन पर मेहरबान नहीं थे, हम पर मेहरबान है। ये तरीका है काम करने का, व्यवस्था बदल रही है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की सड़कों पर होने वाले हादसों में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा की दृष्टि से
निम्न योजनाएं प्रस्तावित है। 5 डबल लेन सड़कों पर 474 करोड़ रुपए की लागत से 77 किलोमीटर सड़कों पर कार्य। पायलट आधार पर 50 करोड़ रुपए की लागत से कांगड़ा जिला शिला चौक से पालमपुर एवं 2 लिंक रोड में 43 किलोमीटर स्ट्रेच को सेव कॉरिडोर डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत सेव कॉरिडोर का विकास करना। पायलट की सफलता के आधार पर राज्य में सभी राष्ट्रीय राज्य मार्गों और प्रमुख जिला सड़कों MDR के लिए सेव कॉरिडोर डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम का कार्यान्वयन। इस प्रकार 2023-24 में निम्न लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे। 1060 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 1505 किलोमीटर लंबी सड़कों की मेटलिंग व टायरिंग, 990 किलोमीटर सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज एवं जल निकासी से संबंधित कार्य, 70 नए पुलों का निर्माण, 70 गांवों की कनेक्टिविटी। प्रदेश में उत्कृष्ट गुणवत्ता की सड़क उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मैं एक नई योजना मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना आरंभ करने की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत 2023-24 में 200 करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 200 करोड़ रुपया बजट में रखा है, अगर 500 भी करना होगा, रिपेयर की कई जगह छोटे लिंक रोड होते हैं तो उसमें बढ़ा दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार एवं स्टार्टअप सहायता प्रदान करने हेतु कांग्रेस सरकार द्वारा गारंटी दी गई है। मैं एक नई राजीव गांधी स्वरोजगार योजना आरंभ करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न उद्यमों के साथ कोई डेंटल क्लिनिक्स में मशीनरी एवं औजार, मत्स्य इकाइयां, ई टैक्सी तथा 1 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को भी सम्मिलित किया जाएगा। मैं ई टैक्सी पर मिलने वाले उपदान को सभी वर्गों के, जिस तरह बस में वो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को हमने उपदान दिया है, प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर्स को उपदान दिया है, हम प्राइवेट टैक्सी वालों को भी 50% की सब्सिडी देने की घोषणा करता हूं। यानी कि 14 लाख की गाड़ी अगर कोई टैक्सी अपनी डीजल की कन्वर्ट करना चाहता है इलेक्ट्रिकल में, तो उसको हम 14 लाख में 7 लाख रुपया सब्सिडी देंगे। 20 लाख की गाड़ी में 10 लाख देंगे और 30 लाख की गाड़ी में, इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूं, जितने भी टैक्सी वाले हैं 15 लाख रुपए का उपदान देंगे। ये हमारी सरकार की कमिटमेंट है, ताकि 15 अप्रैल 2026 तक हिमाचल प्रदेश ग्रीन राज्य के रूप में उभर कर सामने आए और जो कार्बोनाइजेशन के लिए हम आगे बढ़े, हम वहां से भी कुछ पैसा लें। ये हमारी सरकार की व्यवस्था परिवर्तन है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश स्थितियों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 की समीक्षा करना समय की जरूरत है। इसलिए हमारी सरकार शीघ्र नई औद्योगिक निवेश नीति लाएगी। इसके अंतर्गत सरकार ओपन आर्म पॉलिसी का अनुसरण करेगी और मौजूदा सिंगल विंडो सिस्टम को खत्म करके ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन में परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया जाएगा। यह ब्यूरो समयबद्ध तरीके से सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए सिंगल रूप होगा, जिसमें निवेशकों को संबंधित कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह ब्यूरो निवेशकों को प्लग एंड प्ले की सुविधा प्रदान करेगा। प्लग एंड प्ले का मतलब है आओ और काम शुरू करो, और जो सरकार है वो हम सारी परमिशन लेंगे, कहां से एनओसी लेना है, कहां से 118 की परमिशन लेनी है, वो सब सरकार करेगी। और उद्योग मंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि कोई उद्योगपति कहीं बाहर चले गए, उनको बोलो आओ और कल से ही काम शुरू करो। प्लग एंड पे में हम उनको परमिशन देंगे। 118 से लेकर सुनो, अब हमारी नीति में व्यवस्था परिवर्तन है ना, आपकी नीति का नहीं है। और इसी व्यवस्था में हम नहीं, ये आपकी अभी हमारी सरकार को तो
प्लग एंड यह ब्यूरो घबराइए मत, हम ला रहे हैं। यह ब्यूरो राज्य में रोजगार सृजन में मददगार होगा तथा हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श निवेश मित्र राज्य के रूप में विकसित करने में सहायक होगा। 2023-24 में मैन्युफैक्चरिंग, पर्यटन, ऊर्जा, निर्माण, आवास इत्यादि क्षेत्र में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश लाने के प्रयास किए जाएंगे, जिससे लगभग 40,000 प्रत्यक्ष और 50,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये जो भागे ना, ये 118, 100 लटका के जो पिछले थे ना, अभी हमारे में तो आ रहे हैं। अभी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार जहां वैज्ञानिक खनन द्वारा राजस्व बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, वहीं अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए भी गंभीर है। रॉयल्टी की चोरी रोकने हेतु एवं WX फॉर्म के सरलीकरण के लिए इसे M परिवहन पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा तथा अन्य संबंधित विभाग जैसे लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इत्यादि भी इस पोर्टल से जुड़ेंगे। इससे अवैध खनन के साथ साथ राजस्व हानि की भी रोकथाम होगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया जाएगा। प्रदेश में स्थापित उद्योगों में लगभग 99% उद्योग सूक्ष्म, लघु व मध्यम श्रेणी के आते हैं। पहले भारत सरकार इन उद्यमों का सर्वेक्षण में विश्लेषण करवाती थी। इस प्रकार का सर्वेक्षण पिछले 1 दशक से नहीं किया गया है। उद्योग विभाग इन उद्यमों का विस्तृत सर्वेक्षण करेगा ताकि इन उद्योगों की समस्याओं की पहचान कर उनका उचित निवारण शीघ्र किया जा सके। एक जिला एक उत्पाद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा। इसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के GI उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद एवं अन्य राज्यों के हस्तशिल्प उत्पादों को एक छत के नीचे उपलब्ध करवाया जाएगा। शेर भी बोल लीजिए नहीं? हाँ, पानी पी लेते, पानी पी के आज बदलाव लाते हैं। दुनिया में थोड़े ही लोग बदलाव लाते हैं, बाकी सब तो जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं। तो सुन लो, एक ये हालत बदल जाएंगे, ये हालत बदल जाएंगे, तरक्की का तराना भी बदल जाएगा। ये हालत बदल जाएंगे, तरक्की का तराना भी बदल जाएगा। देखते रहो, वक्त के साथ जमाना भी बदल जाएगा। 5 साल बाद और 10 साल बाद देश का सबसे समृद्ध प्रदेश ये हिमाचल प्रदेश होगा। नहीं, ये बहुत शेर है। नहीं, मैं अध्यक्ष महोदय, जो ये कह रहे हैं कि ये शेर इनको भी इन्होंने दिए और इनको हमको भी हमने दिए, पर ये इतने शेर है, इसमें चुनना मैंने है कि कौन सा शेर पढ़ना है। और एक मैं बताऊं, इन्होंने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी को ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए मना किया। हमने हालात को चुना और हमने दे दिया। इन्होंने दिया, वो भी अधिकारियों ने ही योजना बताई और हमने लगाई। उन्होंने कहा कि आपको तो ये चीजें ये सरकार है, अधिकारी सत्ता है, सत्ता के साथ चलते आज हम में कल आप है, तो इनको उल्टे तो हम तो आए। मैं यही कह रहा हूं, कल नहीं पिछले कल चलता रहना चाहिए थोड़ा बहुत। पिछले कल युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से 2023-24 में 500 चिन्हित बस रूटों पर
वाहन चलाने के लिए परमिट जारी किए जाएंगे और सभी को जो ई परमिट चलाएंगे उनको 50 लाख रुपए का सब्सिडी ई बस खरीदने के लिए दी जाएगी। बस अड्डा निर्माण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने वर्ष 2023-24 में 12 बस अड्डों के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनमें ठियोग, मंझराड़ू, बरछवाड़, हरिपुर देरा, थुनाग, जंजैली, बैजनाथ, कुमारसैन, लक्कड़ बाजार, शिमला, दाड़ला घाट, ढली शिमला एवं कार पार्किंग बंजार का निर्माण कार्य शामिल है। बस अड्डा प्राधिकरण ने 5 नए बस अड्डों बंगाणा, नदान, पतलीकूल, डलहौजी एवं रिवालसर पर निर्माण कार्य किया जाएगा। हमीरपुर में बस पोर्ट बनाया जाएगा जिसके लिए 10 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। 3 नए बस अड्डे हमीरपुर, जसूर, बिलासपुर एवं कार पार्किंग व वाणिज्यिक परिसर पुराना बस अड्डा उन्ना के निर्माण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत निविदाएं आमंत्रित की जाएगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा बसों, चार्जिंग स्टेशन व अन्य सुविधाओं की जानकारी के लिए जीआई बेस्ड व्हीकल लोकेशन ऐप तैयार की जाएगी। परिवहन निगम की बसों में डिजिटल फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की वर्तमान सरकार बनते ही मैंने समाया सभी फॉरेस्ट क्लियरेंस केसेस की मॉनिटरिंग आरंभ की है। बहुत से विभागों में अधिकारियों को इससे संबंधित जानकारी नहीं होती है। वन विभाग द्वारा इन्हें उचित प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान की जाएगी। सभी केसेस में तेजी लाने के उद्देश्य से उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रत्येक जिला में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। यह समितियां समय समय पर अपने जिले से संबंधित अधिकारियों के साथ फॉरेस्ट क्लियरेंस केसेस की समीक्षा करेगी, जिससे इन केसेस के अनुमोदन में तीव्रता आएगी। प्रदेश में खाली पड़ी पहाड़ियों के बड़े भूभाग पर पौधारोपण किया जाएगा ताकि एक छोर से पौधारोपण आरंभ करके पूरी पहाड़ी को ग्रीन कवर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 12 जिलों में 250 हेक्टेयर का चयन किया जाएगा। चयनित क्षेत्रों में जलवायु के अनुकूल पौधों की स्पीसीज का रोपण किया जाएगा। ये हर साल हमारा ट्री प्लांटेशन होता है। सभी विधायक को ट्री प्लांटेशन के लिए बुलाया जाता है। हमने यहाँ भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में व्यवस्था परिवर्तित की कि इस बार ट्री प्लांटेशन सिर्फ खाली पहाड़ियों में होगा और वहाँ की जलवायु के अनुसार जो पौधे वहाँ लगने चाहिए उनके अनुसार होगा और सभी विधायक और मंत्री उन खाली पहाड़ियों में पौधारोपण करेंगे और उसके लिए एक स्पेशल कैडर का नियुक्ति की जाएगी जो उन पहाड़ियों में जो पौधारोपण होता है उसकी देखभाल करे। तो एक निश्चित अवधि के अनुसार कि 5 साल के लिए अगर फॉरेस्ट गार्ड होगा तो वहीं रहेगा। तो ये व्यवस्था परिवर्तन है। हम किन्हीं सरकार आई और पौधे लगाओ यहाँ लगाओ, करोड़ों रुपया हम इस पर खर्च करते हैं। खाली पहाड़ियों पर जब पौधा लगेंगे 5 साल बाद वो पौधे हमें नजर भी आएंगे। इस समय जायका परियोजना शिमला, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य वैज्ञानिक वन प्रबंधन, बायोडायवर्सिटी का विस्तार और स्थानीय समुदायों की आय बढ़ाना है। योजना के तहत 2023-24 में 2000 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। योजना के तहत 400 सक्रिय स्वयं सहायता समूहों का सहयोग लिया जाएगा और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार राज्य में हरित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस उद्देश्य के लिए स्थानीय स्तर पर प्रभावी संस्थागत तंत्र का सृजन आवश्यक है। इसके लिए पर्यावरण विभाग में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में बायोडिग्रेडेबल पदार्थों से प्लेटें इत्यादि तथा पत्तल बनाने के लिए अनुसंधान के उद्देश्य से एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना न्यास तथा संचालन CSR के माध्यम से की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने एक कार्य योजना तैयार की है। अब मैं अपने बजट का अभिभाषण के अगले कुछ पैरों में इस कार्य योजना का उल्लेख करना चाहूंगा। सरकारी कार्यों में शीघ्रता लाने के लिए सभी निदेशालय तथा उपायुक्त कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश सचिवालय के सभी विभागों को 1 जुलाई 2023 से
ई ऑफिस से जोड़ा जाएगा। नागरिकों को अपनी शिकायत दर्ज करने और उसकी स्थिति को जांच करने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए व्हाट्सएप और स्वचालित चैटबॉट का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन में जो गाय भैंस सड़कों पर नजर आती है में आवारा पशुओं की सूचना देने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। नागरिकों द्वारा आवारा पशुओं की सूचना देने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित किया जाएगा जो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के साथ एकीकृत होगा। इस समय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा कुछ योजनाओं का डाटा मैन्युअली एकत्रित किया जा रहा है। इस डाटा को मुख्यालयों को भेजने में समय लगता है। डाटा संचार और प्रबंधन में देरी को समाप्त करने के लिए फील्ड स्तर से डाटा को दर्ज करने के लिए एक डीबीटी पोर्टल विकसित किया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा ड्रोन और ड्रोन प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक नीति और ड्रोन सक्षम शासन तैयार किया जाएगा। वह विभाग जिसे ड्रोन का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है, जैसे पुलिस, वन, लोक निर्माण, आपदा प्रबंधन, कृषि एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इत्यादि, उनके कर्मियों को प्रमाणित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। हमारी सरकार स्टेट डाटा सेंटर का विस्तार करेगी। अगले 4 महीने में विभिन्न विभागों के अलग अलग डाटाबेस को इंटीग्रेट करके इंटीग्रेटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जाएगा। कृषि, पशुपालन, श्रम और रोजगार इत्यादि विभागों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की डीबीटी मैपिंग इसी के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। राज्य में सभी परिवारों के सदस्यों से संबंधित सूचना एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करने के लिए हिम परिवार नाम से रजिस्ट्री स्थापना की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इस रजिस्टर में पीडीएस, ई कल्याण एवं अन्य पोर्टल पर परिवार के सदस्यों की सूचना को एकीकृत किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को एक यूनिक आईडी प्रदान किया जाएगा। इससे प्रदेशवासियों को प्रत्येक परिवार को एक यूनिक आईडी प्रदान किया जाएगा। इससे प्रदेशवासियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर बहुत कम समय में मिल पाएगा। उन्हें सरकारी कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन की ओर बढ़ते कदम है। अगले 4 महीने में स्थापित होने वाली इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को केवल एक ही बार आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने पड़ेंगे। प्रदेश में बचे गांवों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से 4G सेवाएं प्रदान करने के लिए इसे बिछाने का काम शीघ्र आरंभ कर दिया जाएगा। राज्य के हर कोने में विश्वसनीय तथा हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में यह कारगर कदम होगा। 5G उपलब्ध करवाने की दिशा में भी उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे, जिससे प्रदेशवासियों को मिलने वाली शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सेवाओं की ओर प्रभावी बनाया जाएगा। इसके लिए 2023-24 में 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इस समय राज्य में 5000 लोक मित्र केंद्र काम कर रहे हैं। लोक मित्र केंद्रों की संख्या को 6000 किया जाएगा, जिससे गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेशवासियों के लिए इंटरनेट आधारित सेवाओं का विस्तार होगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के कार्य को 175 उप रजिस्ट्रार कार्यालय में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। 2023-24 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा पूरे प्रदेश में उपलब्ध करवा दी जाएगी। हमीरपुर जिला में स्वामित्व योजना के सफल कार्यान्वयन के बाद हमारी सरकार द्वारा शेष बचे जिलों में मार्च 2024 तक इस कार्य को पूरा करने के लक्ष्य रखा गया है। इससे संबंधित पक्षों को संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे। एचपी सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 में परिवार में पुत्र को अलग इकाई माना गया है। लड़कियों को अलग इकाई मानने से वंचित रखा गया है। इस प्रावधान के चलते किसी व्यक्ति को परिवार में उसके पुत्र को अलग पारिवारिक इकाई मानते हुए अनुमानित सीमा परमिसिबल लिमिट से दुगनी भूमि पर स्वामित्व का अधिकार है। एचपी सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 में संशोधन कर बेटियों को अलग इकाई बनाया जाएगा। जो लैंड सीलिंग एक्ट है, इस लैंड सीलिंग एक्ट में सिर्फ लड़के को ही राइट था कि उसके पास एक सीलिंग एक्ट के तहत लैंड हो सकती थी, लड़की को राइट नहीं था।
अगर किसी परिवार में एक बेटा और एक बेटी है तो बेटे को राइट मिल गया, बेटी को नहीं मिला 1972 के लैंड सीलिंग एक्ट के सेक्शन, हमने उसमें बेटी को भी एचपी लैंड सीलिंग की परमिसिबल लिमिट में राइट देने के लिए कानून में संशोधन लाने की बात की है। लाहौल स्पीति तथा किन्नौर जिले में मौसम की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की सहायता से डॉपलर रडार स्थापित किए जाएंगे। कांगड़ा हमीरपुर क्षेत्र में एक उच्च तकनीक अर्थक्वेक लेबोरेटरी कम डाटा एनालिस्ट सेंटर स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। आपदा मित्र परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के सहयोग से 2024 तक हिमाचल प्रदेश में बाढ़, भूस्खलन और भूकंप की आशंका वाले 9 संवेदनशील जिलों में 1500 स्वस्थ सामुदायिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। फ्रांस के डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से 800 करोड़ रुपए के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट को स्वीकृत करवाने में गति लाई जाएगी। हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश भू कोड और भू अभिलेख मैनुअल का संशोधन किया जाएगा। 30 वर्ष पुराने नियमों का संशोधन और सरलीकरण आवश्यक हो गया है। नियमों में संशोधन करके म्यूटेशन और डिमार्केशन को समयबद्ध किया जाएगा ताकि आम जनता को राजस्व कार्यालय में बार बार चक्कर न लगाने पड़े। अभी क्या होता है, रजिस्ट्री हो जाती है, म्यूटेशन की डेट दे दी जाती है और उसके बाद कई चक्कर लगाते हैं, पटवारी चक्कर लगाते हैं, तहसीलदार चक्कर लगाते हैं। इस दृष्टिकोण से हम इसमें बदलाव लाने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये पहली बार हुआ है कि हमारी विकट वित्तीय परिस्थितियों के चलते पहली बार हमारी सरकार द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के भी प्रयास किए गए हैं, जिनमें से निम्न मुख्य है। बिजली बनाने में इस्तेमाल होने वाले पानी पर बैटर सेस के लिए हम एक्ट लेकर आए। आबकारी नीति में बदलाव करके इसे और अधिक पारदर्शी बनाया गया। अब पारदर्शी और खुली नीलामी के माध्यम से और भी अधिक राजस्व जुटाया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले कल से हमने जो ओपन आबकारी नीति लाई और पिछले 4 साल से जो आबकारी नीति चल रही थी कि 10% पर हर एक ठेका रिन्यू कर दिया जाता था, 10% ही बढ़ता था, 22% का नुकसान इस हिमाचल प्रदेश को हो रहा था। खुली नीलामी के माध्यम से उसमें 32% की बढ़ोतरी हुई है। कल पिछले वर्ष की जिला सोलन, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बताना चाहता हूं, शराब की ठेकों में जो हमने पारदर्शिता लाई, 5 साल तक ये सरकार पारदर्शिता नहीं लाई। ये इंगित करता है सरकार की मंशा को और व्यवस्था परिवर्तन को। ये व्यवस्था परिवर्तन है। जिला सोलन में 32% का इंक्रीज मिला। पिछली बार सिर्फ 10% आप लोगों ने दिया। जिला कुल्लू में 40% का इंक्रीज मिला। जिला हमीरपुर में 23% का इंक्रीज मिला। जिला किन्नौर में 66% का इंक्रीज मिला। जिला कांगड़ा में 36% का इंक्रीज मिला। और आज 12:30 बजे तक, जब तक मैं ये भाषण पढ़ रहा हूं, जिला शिमला के 5 यूनिट और बद्दी की 4 यूनिट की नीलामी पूरी हुई। इसमें सच्चाई है ना, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 40% की बढ़ोतरी हुई है। बद्दी और शिमला के अभी 12:30 बजे तक शिमला में 5 यूनिट और बद्दी के 4, अब तक कुल 36% तक की बढ़ोतरी हुई है। कल और देखिए, ये व्यवस्था परिवर्तन है। ये व्यवस्था परिवर्तन है। ये है व्यवस्था। सुरमा पहले तो मिली भगत थी, पहले तो मिली सुरमा फिर भी 500 करोड़ का इंक्रीज है। अच्छा, एक शेर सुन लीजिए। सुरमा जिसके किनारों से पलट उल्ट आते हैं, अरे सुरमा जिसके किनारों से पलट आते हैं, सुरमा जिसके किनारों से पलट आते हैं, मैंने कश्ती को उतारा है उसी पानी में। ये शराब के ठेकों से संबंधित है।
जीएसटी मुआवजे के घाटे को कम करने के लिए जीएसटी रेवेन्यू एनहांसमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। परियोजना से सामान्य राजस्व वृद्धि के अलावा लगभग 250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राजस्व वृद्धि अपेक्षित है। नई योजना सद्भावना योजना 2023 व्यापारियों, निर्माता, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेताओं की सुविधा प्रदान करने के लिए इसी वर्ष शुरू की जाएगी। इसके तहत सामान्य बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर और प्रवेश शुल्क इत्यादि अधिनियमों के तहत लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। प्रदेश में बिकने वाली शराब पर प्रति बोतल, महंगा जा रही है ना, प्रति बोतल 10 रुपए दूध सेस लगाया जाएगा, जिससे प्रति वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। इस धनराशि का उपयोग दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर दूध उत्पादकों की आय में वृद्धि के लिए किया जाएगा। मतलब हमने एक ऐसी नीति ले आई है जहां हमारी संस्कृति को इंगित करती है। हम कहते हैं कि शाम के समय जो बैठते हैं वो सुबह के समय दूध पीजिए। तो इसलिए जो शाम वाली बोतल है वो थोड़ी महंगी मिलेगी, सुबह का दूध जरा सस्ता मिलेगा। ये हिमाचल की देवभूमि की संस्कृति है। अभी तो 100 करोड़ है, पर जिस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है उससे लगता है कि 200 करोड़ रुपए के तकरीबन हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। अवैध खनन पर रोक लगाते हुए खनन द्वारा राजस्व बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इन प्रयासों से प्रदेश की आम जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए फजूल खर्ची को रोका जाएगा और सरकारी व्यय का युक्तिकरण किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, युवाओं को रोजगार प्रदान करने की गारंटी की कड़ी में मैं मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा शुरू करने की घोषणा करता हूं। इसके लिए एम्प्लॉयमेंट MIS सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों के युवाओं को प्रदेश, देश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार अवसरों से जोड़ा जाएगा, ताकि प्रदेश के युवाओं की उचित जॉब प्लेसमेंट हो सके। एक नई पहल के अंतर्गत युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग स्टाफ नर्सेज का कोर्स करते हैं, डेंटल डॉक्टर है, MBBS है, बाहर जाना चाहते हैं, प्राइवेट जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके थ्रू बाहर जाते हैं। हमारी सरकार ने फैसला किया है। विभिन्न दूतावासों और आउटसाइड एवं ओवरसीज हिमाचलियों से संपर्क करके युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मदद करेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार मादक पदार्थों की सुनियोजित तस्करी को रोकने एवं अपराधियों को पकड़ने के लिए ठोस कदम उठाएगी। मादक पदार्थों की तस्करी समाज के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। नशे की तस्करी से अर्जित की गई अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए जो भी तस्कर ने अपनी संपत्ति अभी बनाई है उसको जब्त करने के लिए हमारी सरकार द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए वर्तमान पुलिस स्टेशन भवनों के ऊपर अथवा आसपास की भूमि पर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। हमारी सरकार प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। प्रदेश पुलिस के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया जाएगा। अपराधियों एवं अपराध तथा खनन संबंधित गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए पुलिस फोर्स द्वारा ड्रोन्स का प्रयोग किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, शिमला के ऐतिहासिक बैटनी कैसल को जल्द ही पर्यटकों तथा और आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। बैटनी कैसल में सैलानियों के मनोरंजन के लिए वर्चुअल एवं डिजिटल संग्रहालय की स्थापना व पार्क के साथ मानव संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। प्रदेश व देश के विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहरों में हर वर्ष हिमाचल उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से प्रदेश की संस्कृति एवं कला का प्रचार और प्रसार हो सकेगा। खेलो इंडिया सेंटर में 30 बिस्तरों वाले खेल छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। खेलो इंडिया सेंटर बिलासपुर को तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाएगा। नशा मुक्ति केंद्रों में स्वास्थ्य तथा पुलिस विभाग की मदद से खेलों के प्रति जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे।
ताकि युवाओं को नशे की लत से दूर रखा जा सके। अध्यक्ष महोदय, जनजातीय क्षेत्रों का समान और संतुलित विकास तथा जनजातीय लोगों का कल्याण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनजातीय विकास उपक्रम के तहत 857 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय योजनाओं में 335 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है। घनाटी शिमला में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के कार्य में तेजी लाई जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 15% पदों को प्राथमिकता पर भरेगी। एक शेर और सुना देते ना आपको। यूं ही नहीं मिलती रहाई को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती रहाई को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछो चिड़िया से कैसे बनता है आशाना, पूछो चिड़िया से कैसे बनता है आशना। भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो हम इस प्रदेश के लिए हर तिनके से जुड़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक कृषि सहकारी सेवाओं की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सेवाओं के कुशल वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य से इनके रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। पहले चरण में 870 संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। 2027 तक सभी सेवाओं का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। शेर तो काफी है, लेकिन चुनने का अधिकार मेरा है, इसलिए मैं चुन कर बोल रहा हूं। सरकार तो हमारी है, बजट में पैसे रखने का प्रावधान हमारा है, अधिकारी वही है। ये तो सरकार के अधिकारी है, तो इनके साथ भी वो अधिकारी है, हमारे साथ भी अधिकार है, लेकिन योजनाएं चुनने का अधिकार हमारा है। प्रदेश के विभिन्न कार्यरत पैरा वर्कर्स कई विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी के मानदेय की वृद्धि के लिए मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 9500 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ अब 6600 रुपया मिलेगा। आंगनवाड़ी सहायिका को प्रति माह 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 5200 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। आशा वर्कर को 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 5200 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। सिलाई अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपया बढ़ोतरी की जाएगी। मिड डे मील वर्कर्स को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 4000 रुपया मिलेंगे। वाटर कैरियर्स शिक्षा विभाग को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 4400 रुपए प्रति माह मिलेंगे। जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर्स को 500 रुपया बढ़ोतरी के साथ 4400 रुपया प्रति माह मिलेंगे। पैरा फीटर तथा पंप ऑपरेटर को 500 रुपया बढ़ोतरी के साथ 6000 प्रति माह मिलेंगे। दिहाड़ीदारों को 25 रुपए बढ़ोतरी के साथ 375 रुपया प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मियों को आप न्यूनतम, आपने तो ठगा उनको की नीति लाएंगे, अभी हमने न्यूनतम 11,250 रुपए प्रति माह मिलेंगे। पंचायत चौकीदारों को 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 7,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। राजस्व लंबड़दार को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 3700 रुपया प्रति माह मिलेंगे। एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपया प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। आईटी टीचरों को 2000 रुपया प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। एसपीओ को 500 रुपया प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। प्रत्येक वर्ष की भांति हमारी नई सरकार ने भी फरवरी माह में माननीय विधायकों के साथ बैठक का सफल आयोजन किया। इन बैठकों में सामने आए सुझावों के आधार पर तथा विकट वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत मैं निम्न घोषणाएं करता हूं।
आपकी बात तो मैं टाल नहीं सकता। अब आपकी तारीफ जाने का टाइम है। अभी वाकिफ का जमाना हमारी उड़ान से, अभी वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से। हम वो नहीं जो हार जाए आसमान से। अधिकांश विधानसभा, ये आपकी जो पहले दिन की 67 की थी ना, उसमें बोल रहा हूँ, ये शेर उस संदर्भ में पड़ा है। अधिकांश विधानसभा क्षेत्र विधायक प्राथमिक योजना के लिए निर्धारित सीमा पार कर चुके हैं तथा कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बहुत कम कार्य हुए हैं। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बहुत कम कार्य हुए। इस विसंगति को दूर करने के उद्देश्य से माननीय विधायकों द्वारा के सुझावों के आधार पर विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए शीघ्र ही नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत 2000 नहीं, ये तो बंद हो गई है। विधायक ऐच्छिक निधि को 12 लाख रुपए से बढ़ाकर 13 लाख प्रति विधानसभा क्षेत्र कर दिया गया है। विधायक ऐच्छिक निधि को 12 लाख से बढ़ाकर 13 लाख रुपया प्रति विधानसभा क्षेत्र कर दिया गया है। हमारी सरकार इस वर्ष 25,000 विभिन्न फंक्शनल पदों को भरेगी। 25,000 विभिन्न फंक्शनल पदों को भरेगी। 25,000, ये जो 1 लाख गारंटी है। हाँ जी, हमारी सरकार वर्ष 25,000 विभिन्न फंक्शनल पदों को भरेगी। सरकार स्वच्छता विभाग में विभिन्न श्रेणियों जिनमें विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्स, रेडियोग्राफर, ओटी सहायक, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एमआरआई टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन तथा अन्य टेक्नीशियनों के पद आदि शामिल है। मेडिकल कॉलेज में समुचित फैकल्टी, तकनीकी शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के अध्यापक एवं इंस्ट्रक्टर, शिक्षा विभाग में विभिन्न वर्गों के शिक्षकों की भर्ती, पुलिस आरक्षी भर्ती, राजस्व विभाग के कर्मी, पशुपालन विभाग के डॉक्टर व कर्मी, शहरी निकायों के लिए स्टाफ, पंचायत सचिवों, पंचायतों के लिए तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सहायक, जल शक्ति विभाग में पैरा फीटर, पंप ऑपरेटर, मल्टीटास्क पार्ट टाइम वर्कर, बिजली बोर्ड के तकनीकी पद जैसे लाइनमैन, जूनियर टीममेट इत्यादि विभिन्न विभागों में लिपिक, जीओ, आईटी के आदि के पद शामिल है। 25,000 पद भरने का हमारी सरकार की जो एक है 25 और 5 30,000। मैं विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत 2022-23 की अंतिम तिमाही की राशि को वित्तीय संसाधनों की कमी के चलते रोका गया था। परिस्थितियां अभी भी विकट है तथा आने वाले समय में और गंभीर होने वाली है। इसके बावजूद मैं इस राशि को 2023-24 में इसके बावजूद मैं इस राशि को 2023-24 में 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ 10 लाख रुपया प्रति विधानसभा क्षेत्र करने का कहता था। हमारी सरकार ये है ये 2023-24 के लिए है। 2022-23 अभी खत्म नहीं हुआ है। 20 तारीख को बोला ना, ये 2023-24 पिछला 20 तारीख को बोलेंगे ना। अभी अच्छी तरह आप सुन ले करो। यही तो है, आप जल्दबाजी करते हैं।
शेर पढ़ने दो पहले, और पढ़ने दो। एक ना बाल पढ़ रहा है। वो आपने लेनी है कि नहीं? ये पूर्व मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि 23-24 का बजट पढ़ा जा रहा है, पिछली 2022-23 की होती है। नहीं, बजट में नहीं होता, बजट में नहीं होता। मैं बिल्कुल बजट कंप्लीट होने दो। नहीं, हमारी सरकार करुणामूलक आधार पर जो नौकरियों के लिए जाते हैं उसके लिए भी एक नीति लेकर आएगी। आउटसोर्स कर्मियों को मिलने वाली लाभों को समय पर प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन कर्मियों का किसी प्रकार से शोषण न हो। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके लिए भी एक कारगर नीति के बारे में सोचना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं 2022-23 के संशोधित अनुमानों पर आता हूं। वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति 38,945 करोड़ रुपए है। 2022-23 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व व्यय 45,115 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 2022-23 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 6,170 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा है। 6,000, ये जो पिछला अभी चल रहा है, इतना हो चुका। लास्ट 31 मार्च तक कितना होगा वो। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023-24 के लिए 53,413 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति 37,999 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 42,704 करोड़ रुपया अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 4,704 करोड़ रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 9,900 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.61% है। मुझे विश्वास है प्रभावी कर अनुपालन भारत सरकार के सहयोग तथा बेहतर वित्तीय प्रबंधन से संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। 2023-24 के बजट के अनुसार प्रति 100 रुपया व्यय में से वेतन पर 26 रुपया, 100 रुपये में से वेतन पर 26 रुपया, पेंशन पर 16 रुपया, ब्याज अदायगी पर 10 रुपया, ऋण अदायगी पर 10 रुपया, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 9 रुपया, जबकि शेष 39 रुपया पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किए जाएंगे। अगले वर्ष के बजट का पूर्ण विवरण इस मान्य सदन में प्रस्तुत किए जा रहे विस्तृत बजट दस्तावेज में उपलब्ध है। इसके अलावा एफआरएमबी स्टेटमेंट भी बजट के साथ प्रस्तुत की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट अभिभाषण के मुख्य बिंदुओं को मैं कुछ सारांश उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। 53,413 करोड़ रुपए का बजट आकार प्रस्तावित है। 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश का ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकास किया जाएगा। पर्यटन विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। 500 मेगावाट सौर परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स, ई बस, प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर्स, प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटर्स को 50 लाख रुपए तक का अनुदान देने का 50 प्रावधान किया गया है। ये सारी सारांश में है। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला बजट व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे दुष्प्रभावों से बचाव के साथ साथ प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने के लिए एक नई दिशा सुझाई गई है। इसमें पर्यटन, परिवहन, सड़कें तथा पुल और ऊर्जा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर्स के विकास
तथा डिजिटाइजेशन के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं के सुधार पर बल दिया गया है। इस निवेश के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे और विभिन्न सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश की विकास प्रक्रिया को समावेशी बनाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा बैंड के विस्तार के लिए इस बजट में सुख आश्रय सहित कई और प्रस्ताव रखे गए हैं। कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा मत्स्य क्षेत्रों में भी की गई पहल किसानों व बागवानों की आय में वृद्धि के साथ साथ इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। विकास नीति में यह बदलाव प्रदेश की आर्थिकी में मजबूती लाएगा और प्रदेशवासियों के भविष्य को हरित, समृद्ध और स्वस्थ बनाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं यह बजट माननीय सदन के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूं। बढ़ा दिया, उसको रिप्लाई में दूंगा। अब इस माननीय सदन की बैठक सोमवार 20 मार्च 2023 के 2 बजे अपराह्न तक स्थगित की जा